एफआई के जो आने हैं थोड़े ही मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन आने शुरू कर दिए हैं 2 बार से। तो क्या ये लॉन्ग टर्म माना जाए, या फिर जैसे बीच में एक बार आए थे फिर चले गए थे, वैसा ही है कुछ? जी, मुझे तो लगता है ये टैक्टिकल मूव है लक्ष्मण जी। एक हुँ, एक ट्रेंड के तरफ तरह इसको मान नहीं सकते हैं। अभी भी बहुत सारा अनिश्चयता है, जैसे पंकज जी, संजय जी हुँ, कह रहे हैं और मैं भी इससे सहमत हूँ कि अ, वार शायद वार करने की, जैसे आप भी कह रहे थे, हिम्मत या इच्छा अभी कोई भी जो रिलेटेड पार्टीज़ है उनका नहीं है। सबके लिए एक फेस सेविंग सॉल्यूशन चाहिए और शायद किसी ना तरीके से एक फेस सेविंग सॉल्यूशन करके सब लोग हट जाएंगे और अपने अपने पोजीशन जो भी है वहां से वापस हट जाएंगे। पर दुनिया को नॉर्मल सी देखने में बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे आपने एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट की बात की, 2 साल लगेगा कह रहे हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स का डिफरेंट व्यू है, बट बाय एंड लार्ज जो भी प्रोडक्शन सफर हुआ है, क्रूड में हो, गैस में हो, एल्यूमिनियम में हो, हीलियम में हो, ये सब रेस्टोर होने में 1.5 से 2 साल की टाइम जरूर लगेगा। और अगर ऐसा हुँ, होता है तो ये सारे कमोडिटीज के प्राइस पे जरूर दबाव रहेगा। और जैसे हम लोग कह रहे हुँ, थे कि क्रूड प्राइस पे भी दबाव रहेगा और क्रूड का एक पुराने लेवल पे $60-70 बैरल ब्रेंट जैसे ट्रेड हो रहा था, वहां पे पहुंचने की कोई संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। एक नया लेवल, एक रेंज आ जाएगा। हम लोगों का ख्याल है कि 80 से 90 के बीच में अगर सिचुएशन हुँ, सब शांत हो जाता है तब भी 80 से 90 के बीच में क्रूड रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो अब देखिए इंडियन इकोनॉमी पे दबाव तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोगों का जो assumption था, हम लोगों का जो इकोनॉमी एक कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा मतलब गोल्डन पीरियड हो गया, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, वहां से हम लोग दूर चले गए, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ जाना इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जो फिस्कल बैलेंस है उस पे इसका सीधा असर आता है और करेंसी पे भी इसका असर आता है। तो मुझे तो लगता है करेंसी पे भी दबाव रहेगा और इंडियन इकोनॉमी पे भी दबाव रहेगा। इस माहौल में एफआईआई का बड़ा एक बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न और कंटिन्यूअस बाइंग मुझे नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स का अर्निंग। अब देखिए इस साल के लिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से पहले से, ये वार के पहले 10 से 12% के बीच में एक अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था। अब वार के कारण रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वार्टर हम लोग सब कह रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर अर्निंग सफर करेगा और अगर ऐसा होता है तो शायद अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12 से भी कम परसेंट ग्रो करेगा। और ऐसा अगर होता है उसमें नॉर्मल ईयर में करेंसी डिप्रिसिएशन 3-4% होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स 2-2.5% आ जाता है इफेक्ट उसका। तो सब मिला जुलू के एक हुँ। एफआईआई ऑन एन एवरेज 5-6% रिटर्न दिख रहा है उसको। ये अगर स्थिति है इंडियन मार्केट में तो क्यों आएगा? हुँ, वो तो यूएस ट्रेजरी में लगाएगा और बाकी मार्केट्स में लगाएगा और इंडियन मार्केट हुँ। अभी भी सस्ता नहीं है। अब पे मल्टीपल अगर देखेंगे, ताइवान, कोरिया, चाइना, हर हर मार्केट की कंपैरिजन में इंडियन मार्केट के मल्टीपल्स अभी भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये जो टैक्टिकल हम लोग बाइंग देख रहे हैं एफआईआई की तरफ से, एक ट्रेंड के तौर पे इसको माना नहीं जा सकता। ये ट्रेंड के तौर पे नहीं माना जा सकता है, और 2 कंसर्न आपने बताए, एक क्रूड कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, और दूसरा कि क्रूड अगर मैनेज हो भी जाता तो आगे चल के इसका इकोनॉमी पे असर 1-2 क्वार्टर तक दिखेगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, एफआई और क्रूड इन दोनों पर आप कैसे देख रहे हैं? कितना कंट्रोल में रहने वाला है? देखिए लक्ष्मण जी, आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है। अगर हम मार्केट की इस करेक्शन को डिकोड कर दें तो नंबर वन, हमारा मार्केट के अंदर में जो इतनी बड़ी करेक्शन है उसका लार्जर इम्पैक्ट ये था कि हम एनर्जी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल हुँ, इतनी जबरदस्त तरीके से एकाएक रेंज के बाहर चला गया, जो कि $100 के ऊपर की बात हो रही थी ड्यूरिंग द वॉर जोन। हुँ, एंड एकाएक करेंसी पे भी हमारे प्रेशर आ रहा था। एंड अबाउट दैट, द थर्ड लेयर जिस पे अभी आपने चर्चा की, एफआई की सेलिंग। एफआई की सेलिंग हुँ, पिछले 2025 से लेकर अगर अभी तक हम ले लें एक पूरे साल की, तो करीबन $38 बिलियन की
नेट सेलिंग जो है एफआई की हुई है, जिसके अंदर में करीबन करीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर की जो सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में ही थी। तो इतना मैसिव प्रेशर था एफआई के एंड से इंडियन मार्केट्स पे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया। एट द सेम टाइम करेंसी पे भी प्रेशर था। सो वॉर के रुकने की वजह से ये जो ओवरसोल्ड टेरिटरी पे मार्केट था, वो अब हम रिबाउंड कर रहे हैं, वो रिबाउंड हम देख रहे हैं और ये सस्टेनेबल मुझे लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि भाई मार्केट में आगे फियर क्या हो सकता है, फियर ये हो सकता है कि यहाँ से अगर ये जो हालात है, वो हालात अगर बदल गए वापस, तो सर्टेनली मार्केट में करेक्शन रिज्यूम हो जाएगा। बट अदरवाइज वॉर तो किसी के हित में होता नहीं है, और जिस रीजन से लड़ा गया आई थिंक सो वो नेगोशिएशन एक लेवल तक की हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मार्केट का करेक्शन का जो ये फेज है वो यहाँ पे मुझे थमता हुआ लग रहा है। तो पहले तो मेरा एक ये व्यू बनता है इंटरम में। नंबर 2 है कि मुझे काफी नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट कि अपने पॉइंट का है कि करेक्शन का दौर खत्म होता दिख रहा है, ये यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, नंबर 2 क्या कह रहे थे आप? मुझे लग रहा है कि $100 से ऊपर क्रूड ऑयल जाना मुश्किल है, क्योंकि जितने दिन तक ये सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ था, वहां ओवर सप्लाई की जो सिचुएशन है, क्योंकि स्टोरेज बढ़ गई, राइट? अभी आप क्रूड ऑयल बना रहे हो, ऐसा तो था नहीं कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ही रुक गया था, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया था। एंड अभी भी 25% से ऊपर की ऑयल प्रोडक्शन ईरान में ही है। तो वो वाली जो सप्लाई अब निकलेगी मार्केट के अंदर में, तो वहां पर इसलिए करेक्शन हमने देखा ये क्रूड ऑयल में, और मुझे लग रहा है ये बरकरार रहेगा। यस, ये पार्ट बिल्कुल सही है कि जो लॉस प्रोडक्शन को रिवैम्प करते करते जो समय लग सकता है, वो तो देखिए प्रोसेस की पार्ट हो गई। बट इसका मतलब ये मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल जिस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में अभी तक हमने देखा, क्या वो कंटिन्यू करेगा? मेरा व्यू है कि $100 के ऊपर जाना वापस वॉर को रिज्यूम होने के लिए ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो दैट इज माय अनदर पार्ट। थर्ड पार्ट इज मार्केट की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है, तो वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डीआईआई। डीआईआई की अगर आप एसआईपी के नंबर लिख ले, रिकॉर्ड नंबर है, 32,000 करोड़ की मंथली एसआईपी आती है नेट। आई थिंक दैट अगेन इज अ रिकॉर्ड नंबर। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ था, इसलिए मार्केट में भले ही करेक्शन स्टीप है, इस पर तो दो राय वाली बात नहीं थी, मगर फिर भी मार्केट इससे भी बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। बट क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, इसलिए हमने रिकवरी में भी देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो अनडिप्लॉयड कैपिटल था, कैश था, वो हमने जल्दी से डिप्लॉय होते हुए देखा। इसलिए आप देखोगे मार्च और अप्रैल के बीच में नंबर अगर आपकी जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर में इतना बड़ा बम्प इसलिए आ रहा है बिकॉज कंसिस्टेंटली जो पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है, हमारे यहाँ के स्मार्ट फंड मैनेजर्स ने इमीडिएटली उसे डिप्लॉय नहीं किया और कैश पोजीशन रखी होगी, सही समय पे सही एक्शन लेने की वजह से राइट टाइम पे आप मार्केट में एंट्री कर गए। तो टाइमिंग भी मैटर करती है, हमें मालूम है। और यहाँ पे डीआईआईज ने बहुत ही स्मार्टली पूरा का पूरा एफआई का प्रेशर एब्जॉर्ब रिप्ले किया है। किया। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फैक्टर बुलिश है, मतलब ये एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है जो फिलहाल मार्केट को संभाल सकता है हमें कुछ समय के लिए। बिल्कुल समय के लिए संभाल सकता है। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अब यहाँ से नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो डर लगभग खत्म हो रहा है। पंकज जैन साहब,